चलिए अब हम चलते हैं आगे, कुछ और नई चीज़ों से मिलते हैं, देखते हैं। ये देखिए रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन। अभी जो आपने पढ़ा था वो डिफरेंशियल रेट लॉ था, अब हम एक और रेट लॉ पढ़ रहे हैं। किसी भी गिवन रिएक्शन, अभी आपको कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है। मान लो आपके पास कोई एक रिएक्शन है, लेट्स से A प्लस बी, और इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, सी डी कुछ भी हो सकता है। तो रेट लॉ क्या करता है, रेट लॉ रिएक्शन की रेट को रिलेट करता है विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे एक K टर्म आएगा, साथ में क्या आएगा, कुछ A और एक टर्म आएगा B। तो यह रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, और साथ में इनकी क्या चलेंगी, कुछ पावर्स चलेंगी। क्या चलेंगी, पावर्स चलेंगी। तो आप देखो A का कोफिशिएंट 1 है, B का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन मैंने यहाँ A की पावर 1 और B की पावर 1 नहीं लिखा है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि रेट लॉ में वही पावर्स आए जो इनके कोएफिशिएंट्स हैं, पावर्स कुछ और भी आ सकती हैं। ये जो रेट लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड होता है। कैसे डिफाइंड होता है, एक्सपेरिमेंटली। तो देखो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स raised to some power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient of reacting species। तो ये डेफिनेशन नहीं रटनी है आपको, कोई नहीं पूछने वाला है आपसे, ठीक है। और पूछ भी लेगा तो अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। आपको समझना है कि रेट लॉ का मतलब क्या है। तो रेट लॉ का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है N1A प्लस N2B और इनसे मिल रहा है आपको प्रोडक्ट, तो रेट लॉ लिखते टाइम आपको प्रोडक्ट की चिंता करनी ही नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट पे फोकस करना है। तो इसके लिए जब आप रेट लॉ लिखते हो तो रेट लॉ बनेगा कुछ ऐसा, K इंटू A टू द पावर N1, नहीं 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 N1 नहीं, N1 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो A टू द पावर X B टू द पावर Y। ये जो एक्सप्रेशन बना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप एक रिएक्शन की शक्ल देखकर, देखो इस रिएक्शन की शक्ल है, इस रिएक्शन की शक्ल देखकर आप इसका रेट लॉ नहीं लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास रिएक्शन है ये N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। मैं आपसे बोलूं उसके लिए रेट लॉ लिखो, तो उसके लिए रेट लॉ आप कैसे लिखोगे, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू N2 टू द पावर, हाँ 1 नहीं लिखना है, 1 नहीं लिखना है, कुछ X, H2 की पावर कुछ Y। अब लोग सर ये क्यों, ये X और Y 1 और 3 के इक्वल हो सकते हैं, हमेशा हो जरूरी नहीं है। कब होंगे अभी आप थोड़ी देर में सीख लोगे। ध्यान से सुनो मेरी बात, किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ आप उसकी शक्ल देखकर नहीं लिख सकते हो, आपको उसके लिए चाहिए होता है एक्सपेरिमेंटल डेटा। क्या चाहिए होता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा। समझे बेटा, क्या चाहिए होता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा। उसके बिना आप एक रिएक्शन का रेट लॉ नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो हमेशा हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। अब और आगे आप टर्म्स का मतलब समझें। यहां पर जो x लिखा हुआ है, x देखो पहले बात करते हैं k। ये जो k है, k को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ओके। या फिर हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो या तो हम इसे रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेट का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक रेट जो होती है ये होती है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ each reactant is unity। यूनिटी का मतलब क्या है, 1 मोलर। जब हर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाएगी तो देखो 1 की पावर x 1, 1 की पावर y भी 1, तो रेट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, k के इक्वल। उसी चीज को हम लोग स्पेसिफिक रेट बोलते हैं। तो उस टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो k के इक्वल हो जाएगी। टर्म्स है, नाम पता होना चाहिए, डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात, K जो है वो क्या है, आपका रेट कांस्टेंट है। एक और चीज हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये जो रेट कांस्टेंट है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, और किसी चीज पे डिपेंड करता ही नहीं है। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। अच्छा, X और Y क्या है, तो इन पे भी फोकस करें। X जो है, X को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A।
सिमिलरली y क्या है, y इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। अब आप बोलोगे सर ऑर्डर का मतलब क्या है, नाम तो सुना होगा आपने, क्या है हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, अभी लिखकर छोड़ दो। और अगर मैं x और y को ऐड कर दूं तो उसे हम बोलते हैं रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ओवरऑल ऑर्डर। तो किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए हम इस तरह से रेट लॉ लिखते हैं और इन पावर्स का कोएफिशिएंट के इक्वल होना जरूरी नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए, तो ये तो ही बात कि रेट लॉ क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और कुछ और नई चीजों से मैं आपको मिलवाता हूं। तो देखें एलिमेंट्री रिएक्शंस। व्हाट आर एलिमेंट्री रिएक्शंस? एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो कि एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए। इन्हें हम एलिमेंट्री भी बोल सकते हैं, इन्हें हम सिंपल रिएक्शंस या फिर हम इन्हें सिंगल स्टेप रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो वो रिएक्शंस जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए उन्हें हम एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है। रेट लॉ कैन बी डायरेक्टली रिटर्न फॉर एनी एलिमेंट्री रिएक्शन बाय द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। जब आपसे भी कह रहा था आप एक रिएक्शन की शक्ल देखकर उसका रेट लॉ लिख सकते हो क्या, तो आपने बोला था नहीं। लेकिन हाँ, अगर वो रिएक्शन एलिमेंट्री है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोल दूं कि a प्लस 2b गिव्स c, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब देखो मैं इसे एलिमेंट्री बोल सकता हूं या सिंपल बोल दूं या सिंगल स्टेप बोल दूं, सब एक ही नाम है। ठीक है। अगर मैंने आपको बता दिया कि एलिमेंट्री है, तो अब आप इस रिएक्शन का रेट लॉ कैसे लिख सकते हो, k इंटू a टू द पावर 1 एंड b टू द पावर 2। बोलो समझ में आ रहा है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आप शक्ल देखकर रेट लॉ लिख सकते हो, किसी और रिएक्शन के लिए नहीं लिख सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिएक्शन आपके सामने लिखी गई है वो एलिमेंट्री है, तभी आप डायरेक्टली उसका रेट लॉ लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है, क्लैरिटी है आपको। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं, वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। अब मान लो मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है ये, चलो वापस ये लेता हूं, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। भाई इसके लिए रेट लॉ लिखो, तो आप बोलोगे ठीक है लिख देता हूं। क्या बनेगा, रेट इज इक्वल्स टू k इंटू N2 टू द पावर नहीं 1 नहीं x और H2 टू द पावर 1। अरे भाई आपने कहां बोला एलिमेंट्री है, नहीं बोला ना, नहीं बोला। अगर आप एलिमेंट्री बोल देते तो हाँ, तो फिर मैं लिखता N2 की पावर 1 और H2 की पावर 3। बात समझ में आती है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो एलिमेंट्री है। अगर जो रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है, मतलब जो एक स्टेप में नहीं होती, तो ऑब्वियसली वो एक से ज्यादा स्टेप्स में होगी। तो वो रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सबसे पहला क्या होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, वो रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड इन मोर देन 1 स्टेप्स। अब हर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप्स होंगे, मान लो 3 स्टेप्स हैं, तो वही वो तीनों स्टेप्स तो सिंगल ही होंगे ना। ये तो बोल रहे हो आप, ये रिएक्शन है इसमें 3 स्टेप है, तो वो तीनों स्टेप तो सिंगल है। तो ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप कैसी रिएक्शन होती है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। देखें, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं एक रिएक्शन का, 2NO प्लस Br2 गिव्स 2NOBr। अच्छा बताओ, ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स? आपको कैसे पता एलिमेंट्री है? नहीं पता, नहीं है। अगर स्पेसिफाइड नहीं है कि रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो आप उसे हमेशा कॉम्प्लेक्स ही मानकर चलोगे। क्या मानकर चलोगे, कॉम्प्लेक्स। तो अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और साथ में मैं आपको इसकी मैकेनिज्म भी दे रहा हूं। ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में ये जो NO है ये Br2 से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके बना लेता है NOBr2। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं फास्ट। तो एक फास्ट स्टेप है, उसने खुद बताया। आपको याद बात नहीं रखना है, नहीं कुछ याद नहीं रखना, सब कुछ वो बताएगा देगा, आपको सिर्फ चीजों को समझना है, डेटा को इंटरप्रेट करना है। फिर देखो स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो NOBr2 बना, ये फर्दर NO के एक और मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके 2NOBr बना लेगा। तो ये जो स्टेप है ये है स्लो स्टेप। तो इस तरह से अब आप देखें, आपकी जो 2 स्टेप्स हैं इसमें ये स्टेप भी कैसा है, एलिमेंट्री, क्योंकि एक सिंगल स्टेप में हो रहा है अब तो ये, और ये भी कैसा है, एलिमेंट्री। तो ये आप समझें, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, एक चीज। दूसरा देखो, ये फास्ट है, ये स्लो है, तो इन दोनों में से ये स्लोएस्ट स्टेप है। तो जो रिएक्शन का, हाँ आपको पता है ना, ये नाम आपने सुना हुआ है RDS, जो रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होता है उसे हम बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस है जो आपको पता होनी चाहिए, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स। कॉपी करें।
चलिए तो देखें आगे बढ़ते हैं यहाँ से और अब सीखते हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। तो ये टर्म्स हैं दो जिनके आपको पता होना चाहिए। दोनों की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे डिफरेंसेस है जो आपको पता होने चाहिए। कई बार आपसे इनके बीच में डिफरेंसेस भी कोट करवा लेता है। तो देखें मॉलिक्युलरिटी, ध्यान रखना मॉलिक्युलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइंड होती है। किसके लिए डिफाइंड होती है? एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड होती है। तो मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, बहुत ध्यान सुनना। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, क्या है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच पार्टिसिपेट इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। दो टर्म है रिएक्टिंग स्पीसीज। रिएक्टिंग स्पीसीज में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, फ्री रेडिकल। मॉलिक्युलरिटी का मतलब सिर्फ मॉलिक्यूल्स नहीं है, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, फ्री रेडिकल्स भी हो सकते हैं, जो आपस में कोलाइड करते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट इन अ सिंगल स्टेप और एलिमेंट्री रिएक्शन। कहने का मतलब यह है कि जो मॉलिक्युलरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए डिफाइंड होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना मॉलिक्युलरिटी सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए डिफाइंड होती है। तो अगर आपके पास एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो उसमें जितने मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वही उसकी क्या होगी? मॉलिक्युलरिटी। अगर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्शन होती है यूनिमॉलिक्यूलर। अगर एक से ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, दो हैं तो बाई मॉलिक्यूलर, तीन है तो ट्राई मॉलिक्यूलर, चार होगी तो टेट्रामॉलिक्यूलर। वैसे रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी जनरली तीन से ज्यादा नहीं होती। तो देखें इस रिएक्शन में सिर्फ एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। यहां पर दो हैं, ये ऐसे दो ऐसे हो गए या दो ऐसे हो जाए, तो ये सब एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं क्योंकि मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है, इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 3 है। अगर मैं आपको रैंडमली ऐसे कोई रिएक्शन लिख के दे दूं, मान लो मैं आपसे बोल दूं कि N2 + O2 गिव्स 2NO, बताओ इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या है? तो आप बोलोगे नॉट डिफाइंड। क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या नहीं। आपने कहाँ बताया? ये सब रिएक्शंस मैंने बोला एलिमेंट्री है, ये रिएक्शन मैंने बताया नहीं। हाँ, अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी? 2। अगर ये नहीं बताया कि एलिमेंट्री नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कहीं से, तो फिर हम इसकी मॉलिक्युलरिटी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो पहली बात आप समझें, मॉलिक्युलरिटी किसके लिए डिफाइंड होती है? एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइंड होती है। तो एक रिएक्शन में जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगी उसी को हम उस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं। मॉलिक्युलरिटी की अपनी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए। ध्यान रखना मॉलिक्युलरिटी एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है। कैसा है? थियोरेटिकल। अगर आपको पता है कि रिएक्शन एलिमेंट्री है तो इस रिएक्शन की शक्ल देखकर आप क्या बता सकते हो? उसकी मॉलिक्युलरिटी। इसके लिए आपको किसी एक्सपेरिमेंटल डेटा की जरूरत नहीं है। पहली चीज समझ में आती है। तो मॉलिक्युलरिटी जो है वो एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है। किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकती। एक मॉलिक्यूल तो होगा, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। आधे मॉलिक्यूल का कोई मतलब नहीं होता। अब कुछ लोग बोलते हैं सर आधा मॉलिक्यूल ऑफ O2 का मतलब हो गया O। अरे नहीं, ये तो ऐसा होता है आधे मोल O2 से 1 मोल O बन सकता है। अच्छा चलो मान लो, अब मैं इसको सही मान लेता हूं, बताओ आधे मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मतलब क्या है? फिर ये बीच में से काट दोगे? नहीं ना। तो मॉलिक्यूल आधा 3/4 नहीं होता, मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, इसलिए मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, कैन नॉट बी 0, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। एक और इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होती है। तो वो रिएक्शन जिनकी मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा है वो बहुत रेयरली ऑब्जर्व होती है। इसलिए हमने एक सिंपल सा रूल बना दिया है कि रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस क्या हो जाते हैं? बहुत कम हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मॉलिक्युलरिटी के बारे में पता होनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, सो अगर किसी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी आपको 3 से ज्यादा दिख रही है, दैट मीन्स वो रिएक्शन आपकी एलिमेंट्री नहीं हो सकती। वो रिएक्शन कैसी होगी? एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही होगी। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग मॉलिक्युलरिटी। चलिए, मॉलिक्युलरिटी के बाद चलते हैं ऑर्डर की तरफ। ध्यान रखना, मैंने आपसे क्या कहा? मॉलिक्युलरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर वो एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी होती है। क्या होती है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी होती है। तो ऑर्डर क्या होता है? जब आप किसी रिएक्शन का रेट लॉ लिखते हो, क्या करते हो? जब आप किसी रिएक्शन का रेट लॉ लिखते हो, मान लो आपके पास रिएक्शन ये N1A + N2B और इससे आपको क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखूं तो बनेगा सम K × A⁴ एंड B⁴ लिख दिया। तो इस रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस की जो पावर होती है वही क्या कहलाती है? उसका ऑर्डर। यहां पर x जो है, x
x इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a है, और y जो है y वो क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b है। और अगर आप x प्लस वाई की बात करो तो x प्लस वाई क्या होता है, वो इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। ऑर्डर क्या होता है, डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन द रेट लॉ फॉर अ गिवन रिएक्शन। एक गिवन रिएक्शन का जब आपने रेट लॉ लिखा है तो उसमें जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है उनकी पावर्स को सम कर दो तो वो इस रिएक्शन का आपको ओवरऑल ऑर्डर देगा। फिर जैसे मॉलिक्युलैरिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वैसे ही ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही लिख सकते हो। तो ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है। ठीक है, तो देखें ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, रेट लॉ आप एक्सपेरिमेंट लिख सकते हो इसलिए ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, बस नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो एंड फ्रैक्शनल बट कैन नॉट बी इनफाइनाइट। ठीक है, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ईच स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर स्टेप का, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ईच स्टेप हैज इट्स ओन इंडिविजुअल मॉलिक्युलैरिटी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर स्टेप की मॉलिक्युलैरिटी अलग अलग होगी। ठीक है, और देयर इज नो मीनिंग ऑफ ओवरऑल मॉलिक्युलैरिटी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अभी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ओवरऑल ऑर्डर डिफाइंड होता है विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय RDS मेथड। तो ये RDS मेथड क्या है मैं आपसे भी बात करने वाला हूं, बट अभी ध्यान रखना एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर तो होगा लेकिन ओवरऑल मॉलिक्युलैरिटी जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, मैं इसको कवर तो कर रहा हूं, जो मैं भी टॉपिक आगे आ रहा हूं वो इस बार रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल आप लोग ध्यान दें, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ऑर्डर का ही पार्ट है। बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे क्या होगा, आपको ऐसे एक रिएक्शन देगा और उसकी मैकेनिज्म देगा। ठीक है, डबल हेडेड एरर का मतलब इक्विलिब्रियम साइन है। तो आपको एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी हुई है x प्लस 2y प्लस जेड, ये उसकी मैकेनिज्म है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये कह रहा है व्हाट इज द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस के लिए रेट लॉ बनाने के लिए आपको एक सिंपल सा मेथड फॉलो करना होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो RDS को आइडेंटिफाई करो। तो आप यहाँ पे लिखोगे आंसर, अगर आपको है ना इसको सॉल्व करना है तो सोल्यूशन कैसे लिखोगे कि सिंस second step is the slowest step, so it will be the rate determining step। तो क्योंकि सेकेंड स्टेप आपका स्लोएस्ट स्टेप है, यही कौन सा स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो आप क्या करोगे, ऑन राइटिंग द रेट लॉ फॉर RDS। ठीक है, अच्छा इसको डिफाइन कर देना कि आप इसको RDS बोलोगे तो यहां से आपने लिख देना RDS। तो आप क्या करोगे, RDS को पहचानोगे और RDS के लिए रेट लॉ लिखोगे। मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कुछ K1, इसका रेट कांस्टेंट है कुछ K2 और इसका रेट कांस्टेंट है कुछ K3। तो जो आपने RDS देखा, अब मैंने आपको सिखाया था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो देखो ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसकी मॉलिक्युलैरिटी 2 है, ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसकी मॉलिक्युलैरिटी 2 है, ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसकी मॉलिक्युलैरिटी भी 2 है। बताओ रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्युलैरिटी क्या है, नहीं 2 नहीं है, नॉट डिफाइंड। रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्युलैरिटी का कोई मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है, अब आप क्या करो, RDS के लिए रेट लॉ लिखो। तो RDS के लिए रेट लॉ क्या बनेगा, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू, देखो बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Z बनेगा। अब ये हो गया रेट लॉ। अब देखो इस रेट लॉ को लिखने के बाद, ये आपको चीज ध्यान रखनी पड़ेगी जो बोल रहा हूं, रेट लॉ को लिखने के बाद आप अपने रेट लॉ को ऑब्जर्व करो और देखो इसमें कोई इंटरमीडिएट है या नहीं है। तो देखो मुझे दिख रहा है M यहां पर एक इंटरमीडिएट है, तो आप यहां पर लिखोगे सिंस द रेट लॉ इन्वॉल्व्स एन इंटरमीडिएट we have to eliminate it। तो आपके
रेट लॉ में कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आ सकता। अगर आ गया है तो उस इंटरमीडिएट को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब आप एलिमिनेट करने के लिए क्वेश्चन में दिए गए डेटा को यूज करोगे वापस से। तो देखें आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली मैं कलर चेंज करूंगा, जगह का यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। अब आप यहां लिखोगे यूजिंग द इक्विलिब्रियम इन फर्स्ट स्टेप। सॉरी, फर्स्ट को ऐसे मत लिखना, वो मेरी आदत पड़ गई है, ठीक है। हम जेई में जब लिखते हो तो ऐसे लिखते हैं नॉर्मली। सो फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप का जो इक्विलिब्रियम वो आपको लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप देखो ये रहा। ध्यान देना, अगर इंटरमीडिएट नहीं होता तो मेरा आंसर यहीं पे आ जाता। अगर आपने जो रेट लॉ लिखा उसमें इंटरमीडिएट नहीं है तो वही आपका रेट लॉ है, वही आंसर है, वहीं से आप ऑर्डर सब बता सकते हो। अभी देखना एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें समझ में आएगा। पहले इसे समझो, यह इंटरमीडिएट है, एम को गायब करना है। तो देखो इस रिएक्शन का अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं K1, तो वो किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ M अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ X इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Y। तो यहां से आप M की वैल्यू निकालो, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, और यहां से M की वैल्यू निकालो, वो बन जाएगी K1 इंटू, अच्छा इसका रेट कांस्टेंट भी आपने K2 लिखा था, K2 लिखना है इसको। तो K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Y। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करोगे, वैल्यूज प्लेस करोगे। तो लिखो, यहां लिख रहा हूं है ना, प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ M इन इक्वेशन नंबर 1। देखो M के लिए उठा के यहां रखो, तो जैसे लिखोगे आपके पास रेट इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, K1 इंटू K2। तो K1 इंटू K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Y इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Z। तो आप देखो ये भी एक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट क्या बन जाएगा आपके पास, एक नया कांस्टेंट। तो यहां पर जब आप रेट लिखोगे तो मैं इसको लिख दूंगा कुछ K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Y इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Z। और ये जो K है, इस K की वैल्यू किसके इक्वल होगी, K1 इंटू K2 के। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप यहां पहुंच गए हो। अब देखो यहां कोई इंटरमीडिएट नहीं है, X रिएक्टेंट है, Y रिएक्टेंट है, Z रिएक्टेंट है, और सबकी पावर 1 है। तो अगर मैं आपसे इस रिएक्शन के ऑर्डर की बात करूं तो इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर होगा। तो बहुत सिंपल सा ये मेथड होता है। आपको ऐसे रिएक्शन देगा, आप सबसे पहले स्लोएस्ट स्टेप के लिए रेट लॉ लिखो। इसको लिखने के बाद देखो कि इसमें इंटरमीडिएट है या नहीं। अगर इसमें इंटरमीडिएट नहीं है तो आपका आंसर यही होता, उस केस में आंसर होता 2। मान लो यहाँ X होता या Y होता M की जगह, तो ऑर्डर 2 हो जाता। लेकिन अगर इंटरमीडिएट है तो आपको दिए गए डेटा से उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखो ये मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया है, एलिमिनेट करके यहां पहुंच गया। यही इस रिएक्शन का क्या दे देगा, आपको ऑर्डर दे देगा। तो फटाफट से कॉपी करो, हो गया, हो गया ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे फोकस करें। चलिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। देखिए CBSE 2019 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखते हैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो या फिर नहीं। चलिए तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखें बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मतलब देखिए क्या कह रहा है, पहले तो CBSE 2019 का क्वेश्चन है, बता चुका हूं मैं आपको। फॉर द रिएक्शन द प्रपोज्ड मैकेनिज्म इज एज गिवन बिलो, राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। तो बताओ RDS कौन है, ये है ना। तो आप क्या करोगे, RDS के लिए रेट लॉ लिखो। तो वही लैंग्वेज लिखनी है आपको, राइटिंग द रेट लॉ फॉर RDS। तो देखो अब RDS के लिए रेट लॉ क्या बनेगा, रेट इज इक्वल्स टू, मान लो इसका कांस्टेंट कुछ K है, तो आप लिख दो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या बनेगा I माइनस। ठीक है, ये बन गया। अब देखो क्या यहां पर कोई इंटरमीडिएट है, तो देखो ये जो I माइनस है, देखो ये I माइनस यहां पर भी, I माइनस यहां पर भी है। जब आप इसे लिखोगे तो ये I माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक छोटा चेंज और आपको करना है इस क्वेश्चन में, यहां पर I माइनस भी आएगा। ठीक है, तो क्योंकि स्पेसिफाई करना जरूरी है, इस पर मिसप्रिंट हो गया है। तो है क्या, देखो ये रिएक्शन में आपको कुछ नहीं करना, सेम वही काम है। सबसे पहले आप एक लाइन लिखोगे, राइटिंग द रेट लॉ फॉर RDS। ठीक है, तो RDS के लिए रेट लॉ लिखो। बताओ क्या बनेगा, रेट इज इक्वल्स टू, मान लो इसका कांस्टेंट K है, तो इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस। अब आप देखो क्या इस रेट लॉ में इंटरमीडिएट है, तो मैं बोलूंगा नहीं।
H2O2 भी रिएक्टेंट है और I माइनस की प्रेजेंस में हो रही है, वो मीडियम है, तो वो भी एज रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों काम कर सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं है, तो यही इस रिएक्शन का रेट लॉ है। बस इंटरमीडिएट नहीं ना, यही आंसर हो गया। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, ये रहा। दूसरा, राइट द ओवरऑल ऑर्डर। तो आपको दिख रहा है, आप लिखोगे सिंस पावर ऑफ H2O2 इज 1 एंड I माइनस इज ऑल्सो 1, सो द ओवरऑल ऑर्डर जो होगा रिएक्शन का वो होगा 1 + 1 दैट इज 2। कह रहा है आउट ऑफ स्टेप 1 एंड 2 विच वन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। तो आपको पता है पहला स्टेप स्लो है और यही क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो ये दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं मैकेनिज्म के ऊपर। ऑल्दो इस बार के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैंने कवर किया, बाय चांस पूछ ले तो अगर आपके रेट लॉ में इंटरमीडिएट है तो आपको उसे हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, नहीं है तो वही आपका रेट लॉ है और वही आपकी रिएक्शन का ऑर्डर भी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, देखें हम लोग यहां से आगे और मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कि ऑर्डर का आखिर मतलब क्या है। तो आप समझना किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या बताता है। जैसे मान लो आपने एक रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखा, वो बना K × A⁻² एंड B⁻1। तो A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है अगर आपने A की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो देखो 2⁻2 रिएक्शन की रेट कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स। अगर B की पावर 1 है और आपने B को डबल किया, हाँ, तो रेट सिर्फ कितने टाइम्स होगी, 2 टाइम्स। तो किसी भी रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट का ऑर्डर आपको ये बताता है कि उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बदलने पर रिएक्शन की रेट कैसे चेंज होने वाली है। इस चीज को कौन एक्सप्लेन करता है, उस रिएक्शन का ऑर्डर। बस आपको इतना मतलब ध्यान रखना है, अगर किसी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, दैट मीन्स उसकी कंसंट्रेशन को डबल करने पर रिएक्शन की रेट 4 टाइम्स हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन को ट्रिपल करने पर रिएक्शन की रेट 9 टाइम्स हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन को 4 गुना करने पर रिएक्शन की रेट कितने टाइम्स हो जाएगी, 16 टाइम्स हो जाएगी। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। तो ये ऑर्डर का सिग्निफिकेंस है। द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन सिग्निफाइज दैट हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट। ये आपको रटना नहीं है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, आपने अभी तक रेट लॉ लिखना सीख लिया है, तो अगर हम रेट लॉ लिखें किसी भी रिएक्शन के लिए तो K × वो बनता है कंसंट्रेशन की पावर n। यहां पर n उस रिएक्शन का क्या होता है, ऑर्डर। ठीक है, तो आप देखो जो आपकी रेट थी, रेट की यूनिट क्या होती है, रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, कंसंट्रेशन की यूनिट आप जानते हो क्या होगी, हमेशा मोल पर लीटर, इसकी पावर n। आपको निकालनी है K की यूनिट। तो देखो इस टर्म को अगर आप इधर भेजो तो यहां से किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ K जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, मोल पर लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। क्या बनेगी, मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। अब आप देखो अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए यूनिट अलग अलग आएगी। लेट्स से आपके पास एक 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 0, तो उसके लिए K की यूनिट क्या बनेगी, देखो n के लिए 0 रखो तो बन जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, या फिर आप इसे मोलैरिटी पर सेकेंड भी बोल सकते हो। ठीक है, इस तरह देखो अगर आपके पास रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, तो अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो देखो K की यूनिट क्या बन जाएगी, 1 - 1 इज 0, K की यूनिट बन जाएगी सिर्फ सेकेंड इनवर्स। या टाइम को मिनट में लिखो तो मिनट इनवर्स, आवर्स में लिख दो तो आर इनवर्स होगा। अगर वहीं आपकी रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर है, क्या है, सेकंड ऑर्डर, तो बताओ अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो अगर n की वैल्यू 2 है तो आप देखो 1 - 2 इज -1, ये उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा लीटर पर मोल पर सेकेंड, है ना। -1 अंदर आएगा तो माइनस प्लस, तो लीटर पर मोल पर सेकेंड। यानी हर ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K की जो यूनिट होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ध्यान रखना। इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखें सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर पे क्वेश्चन, CBSE 2018 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर द रिएक्शन A goes to B, the rate of reaction becomes 3 times
व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 9 टाइम्स। क्या कह रहा है कि अगर आप एक ही कॉन्सेंट्रेशन को 9 टाइम्स करते हो, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स हो रही है। या कंसंट्रेशन को 9 टाइम्स करने पर बाहर 3 ही आ रहा है, ऐसा कब हो सकता है? जब 9 की पावर हाफ हो। दिख रहा है ना आपको? तो आंसर तो पता लग गया, लेकिन आपको आंसर ऐसे नहीं देना है, आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ध्यान से देखो, इसी आंसर को लिखने का सही तरीका क्या है। आप लिखोगे लेट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज n। ठीक है, तो अगर आप इस रिएक्शन के लिए लिखो सो रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर n। ठीक है, या फिर आप चाहो तो रेट लॉ लिख लो, है ना? तो आप इसको ऐसे लिख दो, सो द रेट लॉ कैन बी रिटन एज, कैसे लिखोगे इसके लिए? रेट लॉ, रेट इज इक्वल्स टू k इंटू ए टू द पावर n। अब गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है कि जब आप कंसंट्रेशन को 9 टाइम्स करो, सो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज मेड 9 टाइम्स, ठीक है, तो अब जो नई रेट है ना, इस रेट को हम R बोल देते हैं या R1 बोल देते हैं, ठीक है, तो जो नई रेट है R2 वो क्या बन जाएगी? K इंटू 9A की पावर n। और क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि R2 की वैल्यू किसकी इक्वल है? 3 टाइम्स ऑफ R1 के। यानी एक ही कंसंट्रेशन को 9 टाइम्स करने पर रेट जो है वो 3 टाइम्स हो गई है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, और यहाँ पे लिख दो 2 डिवाइडेड बाय 1। तो जैसे ही 2 डिवाइडेड बाय 1 करोगे आपको दिखेगा 3R1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू K इंटू 9A टू द पावर n अपॉन K इंटू A टू द पावर n। तो देखो, K से K कैंसिल, A से A कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल। अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, आपको ये कैंसिल करके नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है ना? कैंसिल करके नहीं दिखाना है, K को K ही लिखा रहे, तो कुछ भी कैंसिल नहीं करना है। सिंपल रूल होता है जब आप बोर्ड्स में लिख रहे होते हैं तब। तो देखो 3 इज इक्वल्स टू बन गया 9 टू द पावर n, है ना? अच्छा, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2, तो ये 3 टू द पावर 2n बन गया। यहां से आप लिखो ऐसे कि ऑन कंपेयरिंग, मैंने आपको क्या बताया, अगर आप बिल्कुल भी लूज नहीं करना चाहते मार्क्स तो हर एक चीज लिखो। सो ऑन कंपेयरिंग आप देखोगे 2n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है? हाफ। सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0.5। तो ये आपकी हाफ ऑर्डर की रिएक्शन है और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कर सकते हैं, आसान है ना? चलिए मेरे पास एक और क्वेश्चन आपके लिए, देखें। फॉर द रिएक्शन A प्लस बी गिव्स P, द रेट लॉ इज गिवन बाय CBSE 2013, 1 मार्क का क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? दिख रहा है ना? हाँ, क्या लिख के आओगे? सिंस पावर ऑफ A इज हाफ, B इज हाफ, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, है ना? सिंपल लिखो कैसे? सिंस रेट लॉ इज गिवन as R is equals to K into A to the power half and B to the power half, and order of reaction is sum of powers of concentration terms involved. So order of this reaction is equals to half plus half, that is 1। ठीक है, वैसे डायरेक्ट लगता तो अभी आंसर आपको मिल जाएगा, बट मार्क्स लूज नहीं करना है तो हर एक चीज को एक्सप्लेन, ज़्यादा टाइम लगता है इसको लिखने में, तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना विद इन अ मिनट आप इसको लिखकर फ्री हो सकते हो। देखें एक और क्वेश्चन, 2016 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो फॉर द रिएक्शन 2NH3 गैस N2 गैस 3H2 गैस, द रेट लॉ इज गिवन बाय रेट इक्वल टू K इंटू NH3 की पावर 1। तो आपको दिख रहा है इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है, तो क्या कह रहा है? राइट द ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। तो आप क्या बोलोगे कि
फर्स्ट पार्ट का आंसर कि ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन फ्रॉम द गिवन रेट लॉ इज 1। पहली चीज, अब देखो, आप इसकी मोलिकुलरिटी अगर 2 बोल दो तो वो गलत है, ठीक है। मोलिकुलरिटी इसकी 2 हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि लिखा तो कहीं नहीं कि एलिमेंट्री है, लेकिन अगर ये एलिमेंट्री होती तो यहां NH3 की पावर 2 आता। तो आप यहां पर क्या बोलोगे कि सिंस द रिएक्शन एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम rate law is not elementary, so molecularity cannot be calculated। तो इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं होगी। समझ पा रहे मेरी बात को? हाँ, अगर इसकी पावर 2 होता तो फिर मैं बोल सकता था कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्योंकि रेट लॉ सेम आ रहा था, तो ये रिएक्शन आपकी कैसे हो सकती थी? बाई मॉलिकुलर हो सकती थी। बट अभी इसकी मॉलिकुलर लिखने का कोई मतलब नहीं है। यूनिट ऑफ के, सेकेंड पार्ट यूनिट ऑफ के, तो अभी मैंने आपको बताया कि फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन, किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के कितनी बनती है? मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। तो अभी देखो रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? 1। तो सिंस ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1, सो यूनिट ऑफ के विल बी, बताओ क्या बन जाएगी? सेकेंड इनवर्स। तो कंसेप्ट आने के साथ साथ आपको उस क्वेश्चन के आंसर को लिखना और एक्सप्लेन करना भी बहुत अच्छा आना चाहिए, तभी जाके आप फुल ऑन फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आगे बात समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों का आप ध्यान दें। देखें और क्वेश्चन, राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो कितना इंपॉर्टेंट है, देखो 2 मार्क का क्वेश्चन है, यूनिट के ऊपर आया हुआ है। तो याद रखना, किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जितनी बार ये क्वेश्चन आ रहा है उतनी बार फॉर्मूला तो एटलीस्ट लिखो। क्या बनेगा? मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। देखें एक और क्वेश्चन, अ रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। उसने बोल दिया है, ठीक है। अब मैंने आपको लैंग्वेज लिखना सिखा दिया है ना, तो लैंग्वेज को लिखने की आप प्रैक्टिस करें। आप बोलोगे कि इस रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ है वो बनेगा k इंटू उस रिएक्टेंट की पावर 2, क्योंकि रिएक्शन सेकंड ऑर्डर उसके रिस्पेक्ट में। आगे कह रहा है हाउ इज रेट अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड। तो देखो दिख रहा है, जैसे आप a को डबल करोगे तो आप दिखाओगे लिखकर कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, देन आप ऐसे लिखोगे रेट इज इक्वल्स टू k इंटू r की जगह 2r, so 4 into k into r square। फिर यहां लिखोगे सो द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी क्वाड्रपोल्ड, है ना, 4 टाइम्स हो जाएगी। हाफ करोगे तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। तो ये आप अब कर सकते हो, आपके लिए नए क्वेश्चन ये नहीं है। देखें ऐसे एक और क्वेश्चन देखो, एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2018 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। लिखना कैसे है कि एज given in question the reaction is elementary। उसने बोल दिया है कि रिएक्शन जो है वो एलिमेंट्री है। सो उसके लिए अगर आप रेट लॉ लिखो, रेट तो क्या बनेगा? k इंटू, देखो a टू द पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर ए के रिस्पेक्ट में एंड b टू द पावर 2 सेकेंड के रिस्पेक्ट में। सो the reaction can be written as, अब देखो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जो ऑर्डर होगा वही मॉलिक्युलरिटी होगी। तो a प्लस 2b मिलकर कुछ प्रोडक्ट बना रहे होंगे। तो पहले आपने रेट लॉ से रिएक्शन को निकाला, समझ में आ गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे? हाँ, अब आप इसका डिफरेंशियल देखो, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो फर्स्ट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है, क्या बनेगा? इस रिएक्शन की जो रेट है वो किसके इक्वल बनेगी? माइनस ऑफ dA बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 इंटू dB बाई dt।
अच्छा, प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी है क्या? नहीं दी है, तो बस हम दोनों रिएक्टेंट के बारे में ही लिख सकते हैं। मुझे पता नहीं प्रोडक्ट कौन है, सी है, डी है, ई है, क्या है, तो दोनों को रिलेट कर दिया। ये इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो गया, पहला पार्ट सॉल्व्ड। दूसरा पार्ट, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अब देखो सिर्फ बी को बदल रहा है, तो आप देखो बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 2। अब आप लिख देना लैंग्वेज में, है ना, सिंस बी इज डबल्ड, है ना, बी इज कंसंट्रेशन ऑफ बी इज मेड 3 टाइम्स, सो न्यू कंसंट्रेशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू 3b। यहां 3b रखोगे, 9 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स। हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी डबल्ड। देखो ए को भी डबल किया, बी को भी डबल किया, ए को डबल करने पर 2 का फैक्टर और बी को डबल करने पर 4 का फैक्टर, तो ओवरऑल ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स। और इस तरह से आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? देखें एक और क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से होते हैं। इन क्वेश्चंस को करने का एक सिंपल तरीका होता है, मैं इसमें एक पेज ऐड कर दूं, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। चलिए तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। वैसे तो इनको है ना हम वर्बली सॉल्व कर लेते हैं, पर सीबीएसई की अगर हम बात करें तो हमें लिखकर सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है, ऑर्डर बताना है, ये डेटा दिया है, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट डिटरमाइन। 3 पार्ट हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे, और ध्यान से देखें, कुछ भी नहीं करना है। आप क्या करोगे, ये रिएक्शन है, बताओ क्या एलिमेंट्री है? नहीं ना, एलिमेंट्री होती तो इस डेटा की जरूरत नहीं थी। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ आप एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही लिखते हो, तो ये वो डेटा है जिसके थ्रू आप इसका रेट लॉ लिखोगे। ध्यान से पढ़ना, आप मान लो, ठीक है, आप क्या लिखोगे, लेट अस अज्यूम लेट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन is rate is equals to k into a to the power x and b to the power y। तो एक रिएक्शन का जो रेट लॉ है वो है a to the power x and b to the power y है ना। चलिए तो अब इससे हम बात करेंगे, तो इस रिएक्शन की जो रेट है that can be written as k into a to the power x and b to the power y। अगर मुझे कहीं से x और y की वैल्यूज मिल जाएं तो मुझे ऑर्डर मिल जाएगा। तो मैं जाऊंगा अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स पे। ध्यान से देखें, इसको मैं बोल रहा हूं एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, 4 एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है। अगर आप रिएक्शन की रेट देखो तो देखो इस एक्सपेरिमेंट में रिएक्शन की रेट दी है 4 × 10 to the power -4, सो 4 × 10 to the power -4 इज इक्वल्स टू k इंटू, देखो कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी है, 0.1 और बी भी 0.1 है, तो ये बन जाएगा 0.1 to the power x एंड 0.1 to the power y, इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसे ही फिर आप देखो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर, अब आप एक्सपेरिमेंट नंबर चूज करो। देखो यहां पर दोनों जगह 0.2 है, आप ऐसा एक्सपेरिमेंट चूज करो जहां पर ए या बी में से कोई एक फिक्स्ड हो। देखो जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 3, 1 और 3 में बी फिक्स है, कौन बदल रहा है, ए बदल रहा है, बदल रहा है ना। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट की रेट देखो कितनी है, 2 × 10 to the power -3, तो यहां पर आप लिखो एक्सपेरिमेंट 3 के लिए रेट है 2 × 10 to the power -3। अच्छा एक चीज बताओ, क्या मैं इस 2 × 10 to the power -3 को 20 × 10 to the power -4 लिख दूं ना, दिस विल बी इक्वल टू k। देखो इस एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन है 0.5 और बी की कंसंट्रेशन है 0.1, ये बन गया आपका इक्वेशन 2। अच्छा ऐसे एक एक्सपेरिमेंट और देखो जहां पर ए फिक्स हो, तो देखो इन दोनों में ए फिक्स है और देखो बी बदल रहा है। तो एक एक्सपेरिमेंट में और उठा रहा हूं, दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 4, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 4। तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट को अगर आप देखोगे तो रेट देखो 1 × 10 to the power -2 है, 1 × 10 to the power -2, आप इसे चाहो तो 100 × 10 to the power -4 लिख सकते हो ना, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू k इंटू, अब देखो यहां पर a की जो कंसंट्रेशन है वो 0.5 है टू द पावर x और b की कंसंट्रेशन भी 0.5 टू द पावर y। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट को मैं यूज नहीं कर रहा हूं, जरूरत पड़े तो उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन x और y को ढूंढना है। तो केमिस्ट्री खत्म हो गई है, मैथ्स बची है, ठीक है। आप देखो यहां पर y की पावर में 0.1 है,
तो जब डिवाइड करोगे कैंसिल हो जाएगा। तो पहला आप क्या करोगे, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। तो देखो डिवाइड करो 20 बाय दिस, तो ये बनेगा 5, है ना। अच्छा, ये डायरेक्ट नहीं लिखना होता आपको कभी भी, ये भी लिख कर दिखाना होता है पहले। तो आप क्या करने वाले हो, 20 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर -4, दिस विल बी इक्वल टू, ऊपर बनेगा k इंटू 0.5 टू द पावर x एंड 0.1 टू द पावर y डिवाइडेड बाय k इंटू 0.1 टू द पावर x एंड 0.1 टू द पावर y। ठीक है, दिख रहा है आपको, 0.1 y से 0.1 गया, k से k गया, 4 5 20, तो 5 इज इक्वल्स टू 0.5 अपन 0.5 होगा टू द पावर x। जैसे ही कंपेयर करोगे बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। x की वैल्यू 1 आ गई, मतलब a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है एग्जैक्टली इसी तरह अब आप कंपेयर करो 3 और 2 को, तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 बाय 2 करो। तो देखो 0.5 पावर x से 0.5 पर x गया, अब तो आप सॉल्व कर लोगे, दिस बाय दिस ये आ गया फिर से 5 इज इक्वल्स टू फिर से वही 5 टू द पावर y, यहां से y के लिए भी 1 आ गई। तो देखो इस रिएक्शन का जो रेट लॉ है वो बन गया k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर 1। तो ये आ गया इस रिएक्शन का रेट लॉ, और यहां से आपको दिख रहा है कि रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 2 है। सो व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a एंड b, a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर भी 1 है, b के रिस्पेक्ट में भी 1 है, और ओवरऑल ऑर्डर 2 है। पहला पार्ट हो गया, आंसर आ गया। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो अब आप देखो इस क्वेश्चन का अगर आप सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हो, कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट, यहां कर देता हूं सेकंड पार्ट। तो आप किसी भी एक एक्सपेरिमेंट का डेटा ले लो, ये वाला ले लो, तो देखो 4 इंटू 10 टू द पावर लिख देना यहाँ पे, है ना, यूजिंग एक्सपेरिमेंट नंबर 1 या यूजिंग डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1। रेट है दिस, k के लिए निकालनी है, 0.1 x की पावर 1 है, 0.1 x की पावर 1, y की पावर भी 1 है। तो देखो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 10 टू द पावर -2। अगर आप इतना लिख के आ गए तो आपको इस क्वेश्चन के सिर्फ हाफ मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ k के लिए निकाल रहे हो तो यूनिट भी लिखनी होगी। तो देखो ओवरऑल ऑर्डर 2 है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट बनेगी लीटर पर मोल पर सेकेंड। अब आपको इसका पूरा 1 मार्क मिलेगा। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इसका पूरा 1 मार्क मिलेगा। यहां तक आके अगर आप यूनिट नहीं लिखते तो सिर्फ आपको आधा मार्क मिलता है ना। तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते खोना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, डिटरमाइन द रिएक्शन रेट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आर 0.2 एंड 0.35। अब देखो यहां से आपको K मिल गया, तो थर्ड ऑप्शन के लिए, थर्ड पार्ट के लिए आप लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या बनेगा, K इंटू A टू द पावर 1 एंड B टू द पावर 1। तो देखो K की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A 0.2 है, B 0.35, तो 0.2 इंटू 0.35। इसको सॉल्व कर लो, यहां से आपको रिएक्शन की रेट मिल जाएगी। तो देखो दिख भी रहा है, मिल रही है, ये बन जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर -3, 0.35 है। इसको भी लिख लो, 35 इंटू 4 140, 140 इंटू 10 टू द पावर -4, या फिर आप इसे चाहो 1.4 इंटू 10 टू पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट्स लिखना कभी मत भूलना। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो हर बार जहां जहां यूनिट लगनी है वहां यूनिट जरूर लिखें, इसको अपनी आदत बनाएं, कर सकते हैं। तो यह है एक्सपेरिमेंटल तरीका जिससे आप रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हो। अब देखो इसको करने का मैं आपको एक वर्बल तरीका बता रहा हूं हवा में, लेकिन वो बोर्ड में आप यूज मत करना, है ना, वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करते हो, बोर्ड में नहीं। ध्यान से देखना, इसमें देखो आप देखो 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट चूज किए मैंने जहां B फिक्स है। अब देखो B फिक्स है, तो जब B फिक्स है तो B के साथ रेट बदल ही नहीं रही है। अब आप देखो A को आपने कितने टाइम्स किया, तो देखो आपने A को 5 गुना कर दिया, 5 टाइम्स। अब A को 5 गुना करने का रेट पर इफेक्ट देखो, अगर रेट 5 गुना हो गई तो पावर 1 है, 25 गुना हो गई तो पावर 2 है, 125 गुना हो गई तो पावर 3 है। तो आप ध्यान से देखो, 4 इंटू 10 टू पावर -4 ये है, इसको आप 20 इंटू 10 टू पावर -4 लिख लो, तो देखो रेट भी 5 गुना हो गई, इसका मतलब A की पावर 1 है। एग्जैक्टली इसी तरह देखो यहाँ पर A फिक्स है, यहाँ B को आपने 5 गुना किया है और B को 5 गुना करने पर रेट फिर से 5 गुना हो गई है, इसलिए B की पावर भी क्या है 1। तो आप इस डेटा से डायरेक्टली भी बता सकते हो कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या आएगा, लेकिन एग्जाम में आ गया तो आपको इसी मेथड को फॉलो करना है। और ये एक और क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, देखें ये क्वेश्चन आया हुआ है CBC 2012 में, 3 मार्क्स का है,
एक्सप्रेशन लिखना है, रेट कांस्टेंट निकालना है, व्हाट इज द इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 इन एक्सपेरिमेंट नंबर 4। तो ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें, सॉल्व करें। आंसर तो आपको मिल ही जाएगा आपकी प्रीवियस ईयर वाली जो भी बुक आपके पास है, रिफ्रेशर बुक है उसके अंदर। आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। आज मैंने आपको बेसिक्स सिखा दिए काइनेटिक्स के। नेक्स्ट क्लास हम चलेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के ऊपर, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो हमारे सिलेबस में है, और फिर हम बात करेंगे टेम्परेचर की, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जो टेम्परेचर है वो इस बार आपके सिलेबस में है, तो उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आपके पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसमें से सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कर लें, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप इस पार्ट की किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।